हेलो एवरीवन। सो अपने डिफरेंशिएबिलिटी के लास्ट पार्ट में हम लोगों ने जितने भी केसेस थे थ्योरेटिकल डिफरेंशिएबिलिटी के लिए वो हमने कवर कर लिए थे। नाउ एक लास्ट पार्ट बाकी है चैप्टर का, तो इसको कंप्लीट करते हैं। लास्ट चैप्टर हम रैप अप करेंगे। सो दिस लास्ट पार्ट इज डिफरेंशिएबिलिटी अलोंग विद फंक्शनल रूल। ठीक है, थोड़ा सा अजीब सा लगता है पढ़ने में। हमने फंक्शन के अंदर फंक्शन इक्वेशंस पढ़ी थी, जहां पे देयर आर स्पेशल कैटेगरी ऑफ फंक्शन जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते थे। वैसा ही आपके पास यहाँ पे आता है कि जब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल हो पर आपको फंक्शन नहीं दिया होगा, आपको उसका करस्पॉन्डिंग कोई फंक्शन इक्वेशन दे रखा होगा, तो आप बोलोगे सर कोई बात नहीं, फंक्शन इक्वेशन दिया है तो उससे हम फंक्शन निकाल के फिर सॉल्व कर लेंगे। बट ये फंक्शन इक्वेशन स्टैंडर्ड नहीं होगा, कुछ टिपिकल फॉर्म में होगा। तो ऐसे केसेस को सॉल्व कैसे करना है, पर्टिकुलरली इस पार्ट के लिए अपने पास कुछ 4 स्टेप का प्रोसीजर होता है। तो पहले मैं आपको प्रोसीजर को एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि प्रोसीजर अप्लाई कैसे करना है, फिर हम लोग उसको क्वेश्चन में अप्लाई करके देखते हैं कि एग्जैक्टली इसका एग्जाम्पल कैसे आते हैं। सो प्रोसीजर को समझना स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले रहेगा आपके पास स्टेप 1। स्टेप 1 जो है, इट इज यूज द एक्सप्रेशन f dash x is equal to f of x plus h माइनस एफ ऑफ एक्स अपॉन एच। बेसिकली मैंने किया क्या है, मैंने फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डिफरेंशिएशन का डेफिनेशन लिखा हुआ है कि सबसे पहले हमको क्वेश्चन को स्टार्ट करने के लिए इससे स्टार्ट करना पड़ेगा। इसका रीजन क्या है समझना, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको क्वेश्चन में बाय डिफॉल्ट बोल रखा होगा कि क्वेश्चन डिफरेंशिएबल है या फंक्शन डिफरेंशिएबल है, दैट मींस दिस प्रॉपर्टी विल ऑलवेज होल्ड्स ट्रू। ठीक है, तो आपने ये स्टेप लिख लिया। अब इसके बाद क्या करोगे, स्टेप 2 में आपका जो राइट हैंड साइड है उसको मैनिपुलेट करो। मैनिपुलेट द RHS ऑफ f dash x with the help of given functional equation, with the help of given functional equation. नाउ अब इसका मतलब क्या है समझना, आपने एक्सप्रेशन लिखा। अब इस एक्सप्रेशन को आपको इस तरीके से अरेंज करना है कि आपको कुछ ना कुछ फंक्शनल इक्वेशन दिया होगा, उस इक्वेशन को यहाँ पे यूज करके इसको आपको रीअरेंज करना है। रीअरेंज करने के बाद उसको आप कुछ इस तरीके से लिखोगे, सच दैट the expression reduces to f dash x and constants। ये इस फॉर्म में कन्वर्ट हो जाए बेसिकली। ठीक है, मतलब अपने को उसको इस तरीके से अरेंज करना है कि यहाँ पे अपने को x का नंबर दिखे, x का फॉर्म दिखे, कुछ कांस्टेंट्स दिखे और साथ में ये f dash x दिखे। नाउ स्टेप 3 क्या बोलता है, स्टेप 3 इज integrate the above expression to obtain necessary equation। integrate the above expression to obtain necessary equation। आपको लग रहा होगा सर कि ये स्टेप टिपिकल है। देखो वैसे हमने इंटीग्रेशन पढ़ा नहीं है अब तक, बट स्टिल जो भी इंटीग्रेशन आपने फिजिक्स में यूज किया होगा, बेसिक इंटीग्रेशन, उसी को हम यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इंटीग्रेशन इज नथिंग बट ऑपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। ठीक है, जैसे हम लोग क्या बोलते थे कि x क्यूब का डिफरेंशिएशन इज 3x स्क्वायर, तो सेम वे में 3x स्क्वायर का इंटीग्रेशन विल बी x क्यूब। मतलब वो फंक्शन जिसको अपने पास डिफरेंशिएट करने पे बना है, अगर उसी को आप इंटीग्रेट कर दोगे तो वापस सेम फंक्शन बन जाएगा बेसिकली। ठीक है, तो इस स्टेप को हम क्वेश्चन में समझ लेंगे, डोंट वरी अबाउट दिस पार्ट। नाउ last step, step 4, using given boundary conditions get the exact value of arbitrary constants used in above equation।
यूज्ड इन अबव इक्वेशन। देखो एक्चुअली होता क्या है, जब आप किसी फंक्शन को इंटीग्रेट करते हो तो आंसर सिर्फ फंक्शन नहीं मिलता, एक फंक्शन प्लस एक आर्बिट्री कांस्टेंट भी मिलता है। तो उस आर्बिट्री कांस्टेंट की वैल्यू स्टेप 4 में निकालेंगे बाय यूजिंग द गिवन बाउंड्री कंडीशन। व्हाट डू यू मीन बाय बाउंड्री कंडीशन? तो इस क्वेश्चन में आपके पास फंक्शन इक्वेशन के साथ साथ कुछ कंडीशन दे रखी होगी, लाइक एफ ऑफ 0 का वैल्यू 1 है, एफ ऑफ 1 का वैल्यू 5 एंड सो ऑन। तो उसको हम बोलते हैं बाउंड्री कंडीशन। तो उस कंडीशन को हम इस इक्वेशन में सेटिस्फाई करेंगे और जब इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो सिर्फ आर्बिट्री कांस्टेंट बचेगा, हमको उसका वैल्यू मिल जाएगा। सो दिस इज नथिंग बट द स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर। इसको आप सिर्फ नोट करोगे। नाउ अब हम सीखते हैं कि इस प्रोसीजर को स्टेप बाय स्टेप अप्लाई कैसे करते हैं। बेसिकली इसका एग्जांपल देखते हैं। ओके, सो नाउ इसी बात पे एग्जांपल समझते हैं। क्वेश्चन कुछ टाइप्स है कि आपके पास क्वेश्चन में एक फंक्शनल इक्वेशन दिया था व्हिच इज f of x by y is equal to f of x minus f of y, f dash of 1 equals to 1. f of x is differentiable, then we have to find the value of f of x. ठीक है, अब देखो प्रॉपर्टी वाइज आपको दिख रहा होगा इक्वेशन स्टैंडर्ड है और डायरेक्टली log x फंक्शन बन सकता है, बट स्टिल आई वुड ट्राई टू यूज दिस स्टेप वाला इक्वेशन जिससे हमको ये समझे कि स्टेप बाय स्टेप्स को यूज कैसे करना है। ठीक है, चलो प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या था? राइट द एक्सप्रेशन फॉर f dash x। f dash x का एक्सप्रेशन था अपने पास limit h tending to 0 f of x plus h minus f of x the whole divided by h। ये था अपने पास f dash x का अपने पास एक्सप्रेशन। ठीक है, नाउ अब मैंने बताया था कि स्टेप 1 में हमको इस RHS को इस तरीके से यूज करना है कि मैं ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकूं। जरा ऑब्जर्व करो, इस पार्ट को बोल दो f of x, ठीक है, और इस पार्ट को बोल दो f of y। तो क्या मैं इसको इस तरीके से अज्यूम कर सकता हूं कि f of x माइनस f of y था f of x by y, तो सेम वे में f of x प्लस h माइनस f of x जो होगा ये बनना चाहिए f of x प्लस h अपॉन x। सब कुछ सेम हो गया। द रीजन भी जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो इन दोनों का डिफरेंस यहाँ पे अपना प्रॉपर्टी था कि f of x माइनस f of y इज नथिंग बट f of x अपॉन y। तो सेम फंक्शन है, प्रॉपर्टी भी सेम चलना चाहिए। f of x plus h minus f of x should be equal to f of x plus h upon x। ठीक है, तो इसको रिप्लेस करते हैं। नाउ जब इसको रिप्लेस किया तो ये कुछ ऐसा दिखेगा अपने पास f dash of x is equal to limit h tending to 0 limit h tending to 0 f of x plus h। अच्छा, इसी को क्या मैं इस तरीके से लिखूं? थोड़ा सा बेटर दिखेगा, 1 plus h upon x, बेसिकली सेपरेट डिवाइड कर दिया, the whole divided by h। अच्छा, अब यहाँ पे मैंने बताया था कि ये स्टेप 2 ही चल रहा है अभी। स्टेप 2 में हमने फंक्शन को तो यूज कर लिया, बट एक चीज और भी थी कि इसको इस तरीके से मैनिपुलेट करना है कि अपने को f dash x दिखे, x दिखे और कांस्टेंट दिखे। मुझे x नहीं, मुझे h दिख रहा है, तो अब मुझे h को रिमूव करना है। अब ये कैसे होगा ये समझना। साथ में आपको एक कंडीशन भी दी थी कि f dash of 1 equal to 1। अब एक चीज समझो, यहाँ पे f dash of 1 तो 1 है, पर क्या मैं f of 1 का वैल्यू निकाल सकता हूं? सो आई कैन से f of 1 is 0। आप बोलोगे ये कहां से आया? जरा इस एक्सप्रेशन को ऑब्जर्व करो। ठीक है, इस एक्सप्रेशन में अगर मैं x और y दोनों को 1 पुट कर दूं, ठीक है, x और y दोनों को 1 पुट किया तो यहां आ जाएगा f of 1 by 1, दैट इज f of 1 इक्वल टू f of 1 माइनस f of 1, दोनों कैंसिल, तो f of 1 का वैल्यू क्या हो गया अपने पास 0। सो ये इस क्वेश्चन का एक थोड़ा सा इंपॉर्टेंट स्टेप था। क्यों, वो आपको भी समझेगा। क्या इसी एक्सप्रेशन को आई कैन रीअरेंज एज f dash of x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of 1 plus h by x माइनस f of 1, बिकॉज f of 1 का वैल्यू तो 0 है तो मैं उसको कहीं भी प्लस माइनस कर सकता हूं। अब ऐसा क्यों किया, उसका रीजन है, जरा सोचो कि अपने पास यहाँ पे एक फॉर्मूला बनने जा रहा है विच इज f of x plus h माइनस f of x अपॉन h, दैट इज इक्वल टू नथिंग बट f dash of x बनता था। बेसिकली मैं इसी फॉर्मूले को देख रहा हूँ, जरा प्रॉपर्ली ऑब्जर्व करना। इस फॉर्मूले के अंदर f dash x जो होता था वो आता था f of x plus h माइनस f of x अपॉन h। ठीक है, अब यहाँ पे x की जगह पे तो आ गया है 1, h की जगह पे आ गया है h by x, अगेन x की जगह पे 1, h की जगह पे आई नीड h by x, तो मैं क्या करूंगा x से मल्टीप्लाई x से डिवाइड। अब ये एक्सप्रेशन कैसा दिख रहा है ये समझना। इट इज नथिंग बट f dash x इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of
1 प्लस h by x माइनस f of 1 the whole divided by h by x into x। अब ये जो पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन है, इतने पार्ट ऑफ एक्सप्रेशन को डायरेक्टली इससे कंपेयर करो, आपको समझ जाएगा। f of x plus h माइनस f of x upon h, इसका वैल्यू क्या आता था f dash x। इस पार्ट में x की जगह पे क्या लिखा हुआ है 1, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं f dash x इज इक्वल टू, लिमिट तो अप्लाई हो गया बिकॉज अब h बचा ही नहीं है, तो ये आ गया f dash of 1 होल अपॉन x। ठीक है, और हमको f dash of 1 का वैल्यू ऑलरेडी दे रखा था। f dash of 1 कितना था अपने पास 1 था, तो f dash of x का वैल्यू आ गया अपने पास 1 by x। ठीक है, नाउ f dash of x आ गया 1 by x, तो हमारा स्टेप 2 कंप्लीट हो गया कि अपना जो एक्सप्रेशन है वो f dash और 1 by x के फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे आता है स्टेप 3 विच इज इंटीग्रेशन। मैंने आपको क्या बोला, कॉम्प्लिकेटेड इंटीग्रेशन नहीं है, सिर्फ ये सोचो कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसको डिफरेंशिएट करने पे 1 by x आता है। तो हमने पढ़ा है कि ln x का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1 by x। तो अगर किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन अपने को मिला है 1 by x, तो मैं यहां पे लिख सकता हूं f of x इज इक्वल टू ln x। बट एक चीज का ध्यान रखना, साथ में क्या आ जाएगा, एक आर्बिट्री कांस्टेंट, बिकॉज आप ln x का डिफरेंशिएशन करो तब भी 1 by x आएगा, ln x प्लस कांस्टेंट का करो तब भी 1 by x ही आएगा, उसमें कोई डिफरेंस नहीं होगा। अब आखिरी स्टेप क्या था, यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस आर्बिट्री कांस्टेंट। बाउंड्री कंडीशन यहाँ पे होगा ये कंडीशन को ध्यान रखना, बिकॉज ये कंडीशन क्वेश्चन में डायरेक्टली नहीं दिया था, बट इनडायरेक्टली हम लोग फाइंड आउट कर सकते थे। नाउ जब x को 1 पुट करूं तो y कितना आना चाहिए 0, x को 1 पुट करूं f of 1 दिस शुड बी 0, मतलब k का वैल्यू आपके पास कितना आ गया 0। तो इस केस में आपका जो फंक्शन रहेगा f of x दैट इज नथिंग बट ln x। अगेन एक बार क्वेश्चन को क्विकली रिकैप कर रहा हूं इसका। पहले स्टेप में मैंने f dash x का एक्सप्रेशन लिखा, सेकंड में मैंने इस एक्सप्रेशन का जो राइट हैंड साइड था इसको मैनिपुलेट किया बाय यूजिंग दिस फंक्शन इक्वेशन, और ये क्वेश्चन इस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। इसके बाद का स्टेप इंपॉर्टेंट था कि f of 1 का वैल्यू 0 था, तो मैं यहाँ पे माइनस f of 1 कर सकता हूँ, बिकॉज उसी की हेल्प से मुझे एक ऐसा एक्सप्रेशन मिल रहा था जिसका वैल्यू मुझे क्वेश्चन में दिया था। फाइनली इंटीग्रेट किया, आर्बिट्री कांस्टेंट का वैल्यू निकाला यूजिंग बाउंड्री कंडीशन, हमको आंसर मिल गया। नाउ इस टाइप के कुछ क्वेश्चन और देखते हैं इस कॉन्सेप्ट को और बेटर वे में समझने के लिए। ओके, इसी टाइप के बेस्ड एक क्वेश्चन और देखते हैं। सो यहाँ पे अपने को जो फंक्शन इक्वेशन दिया था दिस वाज f of x plus y is equal to f of x plus f of y plus x square y plus xy square। साथ में एक कंडीशन और दी थी that limit x tending to 0 f of x upon x क्या है अपने पास 1। यहाँ मुझे फंक्शन सॉल्व नहीं करना, बट यहाँ मुझे f of 0 f dash 0 इनकी वैल्यू निकालनी है। इन शॉर्ट जब फंक्शन आएगा तभी इसको हम सॉल्व कर पाएंगे बेसिकली। सो अगेन अपना स्टेप बाय स्टेप उसे स्टार्ट करते हैं। स्टेप 1 था अपने पास कि f dash x का एक्सप्रेशन लिखो, which is f of या लिमिट h tending to 0 f of x plus h minus f of x the whole divided by h। Now अब अगर मुझे इस एक्सप्रेशन को यूज करना है तो मैं कैसे यूज करूंगा वो देखना। क्या इसी एक्सप्रेशन को मैं वापस लिख के रीअरेंज कर सकता हूं इस फॉर्म में, f of x plus y minus f of x is equal to f of y plus x square y plus xy square। बेसिकली किया क्या, ये जो f of x था RHS में इसको लेफ्ट हैंड साइड शिफ्ट कर लिया। नाउ अब अगर आप कंपेयर करोगे तो जो अपना f dash x का एक्सप्रेशन है उसका न्यूमरेटर जिसको वी नीड टू मैनिपुलेट, ये न्यूमरेटर और ये टर्म दोनों सेम दिख रहे हैं, सिर्फ डिफरेंसेस कि h की प्लेस पे क्या आ गया है y, तो वही चेंजेस यहाँ पे कर देंगे। जिस जहां पे y लिखा हुआ है वहां पे सब जगह क्या पुट कर देंगे h। सो अब ये एक्सप्रेशन क्या बनेगा, नाउ f dash x इज इक्वल्स टू लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of x plus h minus f of x, तो इसका वैल्यू बनना चाहिए f of h plus x square h plus h square x होल डिवाइडेड बाय h। नाउ अब ये तो हो गया अपना फंक्शन इक्वेशन को यूज करने का पार्ट। नेक्स्ट स्टेप था अपने पास इसी के अंदर कि हमको इसको इस तरीके से अरेंज करना है कि क्वेश्चन में सिर्फ x दिखे और कांस्टेंट दिखे, मतलब h का या y का फैक्टर नहीं होना चाहिए। तो इसको सेपरेट डिवाइड कर लेते हैं। जब इसको हम सेपरेट डिवाइड करेंगे तो ये इक्वेशन कैसा दिखेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0, फर्स्ट टर्म दिखेगा f of h अपॉन
एच, सेकेंड टर्म हो जाएगा एक्स स्क्वायर, थर्ड टर्म विल बी एच एक्स। अब मैं डायरेक्टली लिमिट को पुट करता हूं। द रीजन बी I have been given a condition limit x tending to 0 f of x upon x is equal to 1। इसी एक्सप्रेशन में अगर x की जगह पे हम लोग h पुट करें तो क्या बनेगा, लिमिट h टेंडिंग टू 0 f of h upon h भी क्या हो जाएगा 1। और वही एक्सप्रेशन यहाँ पे दिख रहा है, मतलब यहाँ से एक कंक्लूजन मिला कि जो f dash x है दैट इज नथिंग बट 1 प्लस यहाँ तो आ गया सिर्फ एक्स स्क्वायर, और जो नेक्स्ट टर्म है ये तो 0 हो जाएगा। सो f dash x इज नथिंग बट इक्वल टू 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब यहां से हमको मिला है f dash x का वैल्यू, इसकी हेल्प से हम लोग f of x निकाल सकते हैं। अगेन इंटीग्रेशन यूज करना है, बट हम लोग अपना बेसिक लॉजिक यूज करेंगे बिकॉज हमने इंटीग्रेशन सीखा नहीं है अब तक। सो बेसिक लॉजिक सेज कि ऐसा कौन सा फंक्शन है जिसका डिफरेंशिएशन 1 आता है। सो ये तो होता है x का डिफरेंशिएशन, प्लस फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन x स्क्वायर आएगा। सो x स्क्वायर किस फंक्शन का डिफरेंशिएशन आएगा अपने पास, ये आएगा एक्स क्यूब अपॉन 3 का। ये कैसे निकाला मैंने, एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन होता है 3x स्क्वायर, और क्योंकि यहाँ पे 3 नहीं दिख रहा है तो मैंने 3 से डिवाइड कर दिया। सो नाउ अगर f डैश x है 1 प्लस एक्स स्क्वायर तो f ऑफ x आना चाहिए x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड प्लस साथ में एक कांस्टेंट दैट इज इक्वल टू c। ठीक है, ये अपना बना f ऑफ x। स्टेप 3 कंप्लीट हो गया। नाउ स्टेप 4 वाज टू फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस आर्बिट्ररी कांस्टेंट यूजिंग द बाउंड्री कंडीशंस। अब बाउंड्री कंडीशन अगेन यहाँ पे दी नहीं है, सो जो अप्रोच हमने लास्ट क्वेश्चन में यूज किया सेम अप्रोच यहाँ पे यूज करेंगे। पुट x एंड y इक्वल टू 0। जब दोनों को 0 पुट करोगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, f ऑफ 0 f ऑफ 0 f ऑफ 0, ये सब 0 हो गया। सो बेसिकली यहाँ से कंक्लूजन मिलेगा कि f ऑफ 0 इक्वल टू क्या होना चाहिए 0। जब f ऑफ 0 को 0 पुट करोगे तो आपको समझ जाएगा कि इस पूरे एक्सप्रेशन में जो आर्बिट्री कांस्टेंट था उसका वैल्यू भी क्या आ जाएगा 0। मतलब हमारा f ऑफ x बना है x प्लस एक्स क्यूब बाई 3 एंड f डैश x इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब जो भी पार्ट चाहिए हर एक पार्ट का आंसर निकाल सकते हैं। फर्स्ट पार्ट था अपने पास f ऑफ 0 तो हम डायरेक्टली सॉल्व कर चुके हैं। f ऑफ 0 का वैल्यू क्या आया था अपने पास 0। सेकंड पार्ट इज f डैश 0। सो f डैश 0 के लिए मुझे f डैश x का एक्सप्रेशन यूज करना पड़ेगा, जहां पे x है उसकी प्लेस पे क्या पुट कर देंगे 0। सो f डैश 0 इज नथिंग बट 1 प्लस 0 दैट इज 1। नेक्स्ट इज f डैश x, ये तो हमने खुद ही फाइंड आउट कर रखा है व्हाइल सॉल्विंग द क्वेश्चन, ये एक्सप्रेशन बन गया था। f डैश x इज नथिंग बट 1 प्लस एक्स स्क्वायर एंड द लास्ट पार्ट व्हिच इज f ऑफ 3। अब f ऑफ 3 के लिए जहां पे f ऑफ x निकाला है उसमें x की प्लेस पे 3 पुट कर देंगे। सो यहां आ जाएगा 3 प्लस 3 क्यूब अपॉन 3 मतलब 9, सो दैट इज नथिंग बट 12। तो इस वे में हम लोगों ने अगेन अपने स्टेप जो थे वो सेम स्टेप्स को यूज किए विद द सेम पैटर्न, कोई भी चेंजेस नहीं थे। कि पहले स्टेप में हम लोगों ने जो भी अपना f डैश x का एक्सप्रेशन था उसका RHS मैनिपुलेट किया बाय यूजिंग द गिवन फंक्शन इक्वेशन, देन बाय यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन और गिवन कंडीशंस हमने f डैश x पे कमेंट किया, एंड बाय यूजिंग द इंटीग्रेशन f डैश x से हमने किस पे कमेंट कर लिया f ऑफ x से, देन हमने जो भी ऑप्शंस थे सबको चेक कर लिया। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन एक क्वेश्चन और देखते हैं सेम टाइप का। यहाँ पर आपने बोला था कि डिफरेंशिएबल फंक्शन सैटिस्फाइज द रिलेशन f of x plus y equal to f of x plus f of y plus twice xy minus 1 for all x, y belongs to real number under the condition f dash of 0 जो है इसका वैल्यू अपने को दे रखा है, it is root over 3 plus a square, then find f of x। ठीक है, अब थोड़ा सा यहाँ पे कैसा है कि ये f dash of 0 टिपिकल लग रहा है, बट लेट्स सी हम अपने स्टेप फॉलो करते हैं। इफ रिक्वायर्ड जहां पे आएगा इसको सॉल्व करेंगे, इसको यूज करेंगे। ठीक है, स्टेप अगेन सिमिलर। सबसे पहला स्टेप था अपने पास f डैश x का जो एक्सप्रेशन है दैट इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x होल अपॉन h। अब इस एक्सप्रेशन में RHS को मैनिपुलेट करना है बाय यूजिंग द गिवन कंडीशन। तो ये हम लोग लास्ट क्वेश्चन में भी कर चुके हैं, ऑलमोस्ट सेम टेक्निक यहाँ पे यूज कर सकते हैं। क्या इसी एक्सप्रेशन को आई कैन रीराइट एज f ऑफ x प्लस y माइनस f ऑफ x, इस f ऑफ x को शिफ्ट किया इज इक्वल्स टू f ऑफ y प्लस twice xy माइनस 1, f ऑफ y प्लस twice xy माइनस 1। नाउ अब ये जो अपना एक्सप्रेशन है f ऑफ x प्लस y माइनस f ऑफ x, इसी को रिप्लेस करेंगे
सो फाइनली ये कैसा दिखेगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू लिमिट एच टेंडिंग टू 0 एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, इसको हम लिख सकते हैं एफ ऑफ एच प्लस 2xh माइनस 1 दी होल डिवाइडेड बाय h। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा सा लग रहा है कि क्वेश्चन को और आगे फर्दर सिंप्लीफाई कैसे करेंगे। सो अब देखते हैं कि हम लोग किस किस कंडीशन को कैसे यूज कर सकते हैं। लाइक मुझे एक कंडीशन यहाँ पे दिख रहा है, अगर मैं इस पूरे इक्वेशन में x और y को लेट अस से 0 पुट करूं तो ये क्या बनेगा, f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ 0 सॉरी f ऑफ 0 इक्वल टू f ऑफ 0 प्लस f ऑफ 0 प्लस 0 माइनस 1। थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं इसको। सो फाइनली ये कुछ ऐसा दिखेगा, f ऑफ 0 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ f ऑफ 0, ये पार्ट तो हो गया 0 माइनस 1। जब इस इक्वेशन को सिंप्लीफाई करेंगे सो आई सपोज मुझे मिलना चाहिए f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, ये बनेगा अपना कंडीशन ये सिंप्लीफाई करने के बाद। नाउ अब इसी को मैं रीअरेंज करता हूं, कैसा दिखेगा, f डैश ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0, यहां हो जाएगा अपने पास f ऑफ h माइनस 1 होल अपॉन h और प्लस मैंने जो ट्वाइस एक्स एच अपॉन एच था उसको सेपरेट कर दिया तो ट्वाइस एक्स बचा। अब आपको समझ गया होगा कि यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ये जो 1 लिखा हुआ है इस 1 को आई कैन रिप्लेस बाय f ऑफ 0 और इसी इक्वेशन को आई रीराइट एज f डैश ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंडिंग टू 0। क्या इस f ऑफ h को हम लिख सकते हैं f ऑफ 0 प्लस h माइनस, अगर इसको 0 प्लस h लिखा है तो इसको लिखेंगे 0 the whole divided by h plus 2x। अगेन ऐसा क्यों लिखा है, बिकॉज ये जो है कहीं ना कहीं एक्सप्रेशन बना है f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x अपॉन h, द सेम एक्सप्रेशन, सिर्फ डिफरेंस क्या हुआ, x की जगह पे क्या आ गया है 0। अगर x की जगह पे 0 आया है तो इस एक्सप्रेशन का आंसर क्या था f डैश x, तो फाइनली इसका आंसर होगा f डैश ऑफ 0। सो इसी एक्सप्रेशन को आई कैन रीराइट एज f डैश x इज इक्वल टू f dash of 0 plus 2x। Now f dash 0 का जो वैल्यू था वो हमको अब काम आएगा, यहाँ पे था अपना वैल्यू। सो f dash x जो है अपने पास यहाँ पे आएगा अंडर रूट ऑफ 3 प्लस a प्लस a स्क्वायर। ऑब्वियसली इट्स अ कांस्टेंट टर्म ओनली। अब यहां से हमको f dash x मिल गया, वी नीड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ f ऑफ x, तो क्या होगा, we need to identify a function जिसका डिफरेंशिएशन ये मिलेगा। अब ज्यादा कुछ सोचना नहीं, देखो ये जो भी है ये कांस्टेंट टर्म ये बेसिकली, ठीक है। सो कौन सा ऐसा फंक्शन होगा जिसका डिफरेंशिएशन ये मिलेगा, इसका सिंपल सा लॉजिक है, जब मैं इसमें x मल्टीप्लाई कर दूं और अब उस फंक्शन को डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या होगा, कांस्टेंट तो बाहर रहता है, x का डिफरेंशिएशन विल बिकम 1, तो बेसिकली इसमें x का मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेकेंडली फंक्शन जिसका डिफरेंशिएशन 2x मिले वो कौन सा होगा, x स्क्वायर, तो यहां से आई कैन डायरेक्टली कमेंट f ऑफ x जो होगा दैट शुड बी अंडर रूट ऑफ 3 प्लस a स्क्वायर द होल मल्टीप्लाइड बाय x प्लस x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन होता है 2x प्लस साथ में क्या आता था एक आर्बिट्री कांस्टेंट विच इज c, तो ये होना चाहिए अपना f ऑफ x का फाइनल वैल्यू। अगेन एक लास्ट स्टेप बाकी है, डिटरमाइनिंग द आर्बिट्री कांस्टेंट, वो कैसे निकालते थे हम लोग, बाय यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन। यहाँ पे हमने बाउंड्री कंडीशन डिफाइन किया था कि f ऑफ 0 का वैल्यू कितना आना चाहिए 1, f ऑफ 0 का वैल्यू अगर 1 आना चाहिए तो यहाँ पे इस इक्वेशन में x की जगह 0 पुट करते हैं, ये टर्म 0 हो जाएगा, ये टर्म भी 0, तो यहाँ पे आपका बचेगा 1, c इज इक्वल टू 1, मतलब यहाँ से मुझे कंक्लूजन मिला कि c का वैल्यू कितना आना चाहिए अपने पास 1। सो फाइनली जो अपना f ऑफ x है उस फंक्शन का वैल्यू होगा अंडर रूट ऑफ 3 प्लस a स्क्वायर टाइम्स x प्लस x स्क्वायर प्लस 1। सो ये हुआ अपना f ऑफ x का फाइनल वैल्यू पर्टिकुलरली फॉर दिस इक्वेशन। ओके, सो अब देखते हैं कुछ जनरल एग्जांपल्स बेस्ड अपॉन कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। लाइक फॉर दिस केस यहाँ पे हमको क्वेश्चन दिया हुआ है, डिस्कस द कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी ऑफ f ऑफ x इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x प्लस 1 प्लस मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1। अगर हम चाहें तो इस पे डायरेक्टली भी कमेंट कर सकते हैं और प्रॉपर थ्योरेटिकली भी कर सकते हैं। पहले तो मैं कमेंट करता हूँ इस पे थ्योरेटिकली कि हमको इसको सॉल्व कैसे करना था, एंड देन हम डिस्कस करेंगे कि इसी क्वेश्चन पे हम डायरेक्ट कमेंट कैसे करते थे। हमने प्रॉपर्टीज पढ़ रखी हैं जहां पे हमको आइडिया है कि डायरेक्टली कमेंट कैसे करते हैं। सो
फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग विद द थ्योरेटिकल पार्ट, इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, ये जो फंक्शन है अपना एफ ऑफ एक्स, मैं इसको फर्दर सिंप्लीफाई करूंगा। कैसे करूंगा देखना, मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस 1 प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स प्लस मॉड्यूलस ऑफ एक्स माइनस 1। अब हमेशा एक चीज ध्यान रखना, जब भी आपके पास मॉड का क्वेश्चन रहेगा तो मॉड को क्रिटिकल पॉइंट के अबाउट ब्रेक करो, आपको सारे केसेस मिल जाएंगे। लाइक सिंपल केस, इसके 3 क्रिटिकल पॉइंट हैं, -1, 0 एंड 1। सो यहाँ पे जितने क्रिटिकल पॉइंट होते हैं, नंबर ऑफ केसेस उससे एक ज्यादा बनता है। सो अब मैं केसेस बना रहा हूं, देखना। पहला केस में लिखूंगा व्हेन x इज लेस देन -1। फर्स्ट केस इज when x is less than -1. Second case, when x lies from -1 to 0. Third case, when x lies from 0 to 1. And fourth case, when x is greater than 1. आप बोलोगे सर आपको कैसे पता चला कि ये 4 केस बनाने हैं? तो बहुत ही सिंपल सा लॉजिक है। जब भी आपको मॉड के केसेस फॉर्म करने हो तो उसके लिए आप क्या करोगे, क्रिटिकल पॉइंट को नंबर लाइन पे प्लॉट करो इन ऑर्डर ऑब्वियसली, -1, 0 एंड 1, ये 3 क्रिटिकल पॉइंट थे। अब देखो आपका नंबर लाइन 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट एंड फोर्थ पार्ट। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को देखो, उसका मतलब क्या है, -1 से छोटा, वही लिखा है, लेस देन -1। सेकंड, बिटवीन -1 एंड 0, तो ये हो गया अपना सेकंड केस। थर्ड, बिटवीन 0 एंड 1, तो दिस इज आवर थर्ड केस। एंड फोर्थ, 1 से बड़े वैल्यूज मतलब x ग्रेटर देन 1। ठीक है, अब इसके बाद फंक्शन पे कमेंट कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। जब x -1 से छोटा है तो यहाँ पे पुट करने का आंसर नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव, ये नेगेटिव आएगा, तो ये मॉड नेगेटिव से ओपन होगा, मतलब यहाँ पे दिखेगा -x -1। व्हाट अबाउट दिस केस, यहाँ भी नेगेटिव, तो यहाँ पे भी -x। व्हाट अबाउट दिस केस, ये भी नेगेटिव, -x + 1, क्योंकि जब x -1 से छोटा होगा तो ये तीनों वैल्यू नेगेटिव होने वाले थे। ओके, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट केस। जब x -1 से 0, जब x -1 से 0 के बीच में है तो आई सपोज ये पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहाँ पे आप x पुट करोगे तो इसको जो अंदर का वैल्यू बनेगा वो पॉजिटिव बनेगा, मतलब उस पर मॉड का कोई इंपैक्ट नहीं होगा। सेकंड, ये तो अभी भी नेगेटिव होगा, सो दिस इज -x। थर्ड, ये भी नेगेटिव होगा, -x + 1। फॉर द थर्ड केस, जब x 0 से 1 के बीच में लाई करेगा, जब x 0 से 1 के बीच में लाई करेगा तो आई कैन से ये तो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव होगा, बट ये नेगेटिव हो जाएगा। सो x + 1 + x -x + 1। एंड द लास्ट केस, जब x 1 से बड़ा है तो उस केस में सभी वैल्यू पॉजिटिव होंगे, मतलब सारे मॉड प्लस के साथ ओपन हो जाएंगे, x + 1 + x + x - 1। नाउ ये हुआ अपना फंक्शन का सिंप्लीफिकेशन पार्ट, जहां पे मैंने फंक्शन में से मॉड्यूलस को रिमूव किया और उसको इस फॉर्म में एक्सप्रेस किया। नाउ अब मैं इसका फाइनल वैल्यू लिखूंगा कि सिंप्लीफाई करने के बाद फाइनल वैल्यू क्या आया है। फर्स्ट टर्म को अगर मैं ऑब्जर्व करूं तो -1 से +1 कैंसिल, मतलब फर्स्ट फंक्शन बन रहा है -3x। कब, व्हेन x इज लेस देन -1। ओके, नेक्स्ट, एक x से एक x कैंसिल, यहां बचेगा अपने पास -x + 2, -x and 1 + 1 2, ये रहेगा व्हेन x लाइज फ्रॉम -1 to 0। थर्ड केस, यहाँ पे भी एक x से x कैंसिल, बट यहाँ बचेगा अपने पास x + 2, ये हो गया x + 2 when x lies from 0 to 1। and the last case, अपने पास यहाँ पे 1 से 1 कैंसिल, तो x + x + x becomes 3x when x is greater than 1। अब यहाँ पे एक चीज और ध्यान रखना, यहाँ पे अपने पास जो हमने वैल्यूज पुट किए हैं, यहाँ पे मैंने इक्वल टू का नहीं लगाया, आप जहां चाहो वहां लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सपोज इक्वल टू आपने इन तीनों में लगाया, आंसर पे कोई इंपैक्ट नहीं होता, इक्वल टू सेम आ जाएगा। अब ये जो फंक्शंस बने हैं, इन फंक्शंस को मैं ग्राफिकली लेके आता हूं, देखता हूं कि ग्राफिकली ये कैसे लिखेंगे या फिर क्या होगा। सो सबसे पहले कोऑर्डिनेट सिस्टम बनाया। नाउ y = -3x, y = -3x का मतलब हुआ ओरिजिन से लाइन पास करेगा विद स्लोप -3। ठीक है, स्लोप नेगेटिव तो पीछे रहेगा, और ये लाइन कब चल रहा है, व्हेन x इज लेस देन -1। तो थोड़ा समझना मैं इस लाइन को कैसे प्लॉट कर रहा हूं। मैं इस लाइन को यहां से प्लॉट करूंगा, स्लोप -3, सो बड़ा स्लोप होगा अपने पास अप टू दिस पॉइंट, और ये पॉइंट को मैं नाम दे रहा हूं इट इज इक्वल टू -1, क्योंकि -1 तक ये लाइन चलेगा, इसके बाद नहीं, इसके बाद फंक्शन कुछ और नेचर दिखाएगा। -1 पे इसका वैल्यू कितना होगा, जो आप -1 यहाँ पुट करोगे तो यहाँ का जो पॉइंट है, ये पॉइंट आपको दिख रहा होगा, इट इज -1, 3। नाउ नेक्स्ट फंक्शन पे आते हैं।
नेक्स्ट फंक्शन इज नथिंग बट दिस लाइन माइनस एक्स प्लस टू। वाई इक्वल टू माइनस एक्स प्लस टू का मतलब ये हुआ कि अपने पास ये जो लाइन है इसका स्लोप कितना है -1 और इसका y इंटरसेप्ट है +2। ठीक है, अब जरा वैल्यू चेक करते हैं कि -1 पे इसका वैल्यू क्या आ रहा है। -1 पे इसका भी वैल्यू 3 है, मतलब ये लाइन भी कंटिन्यू तो यहीं से होगा पर इसका स्लोप डिफरेंट होगा। ठीक है, इसका जो स्लोप होगा वो इससे कम होगा और ये y इंटरसेप्ट 2 बनाएगा। तो मैंने इस तरीके से कंटिन्यू किया है इसको लाइक दिस। ठीक है, डिफरेंट स्लोप दिखना चाहिए अपने को। इसका स्लोप अलग था, यहां से स्लोप चेंज हुआ और ये लाइन कहां तक चलना है 0 तक। तो मैं इसको सिर्फ y एक्सिस तक प्लॉट करूंगा और ये पॉइंट होना चाहिए मेरे पास 0,2। नाउ द नेक्स्ट केस में क्या हो गया x प्लस टू का मतलब कि अब जो मेरे पास ग्राफ है उसका स्लोप है +1, लाइन +1 पे आएगा और ये लाइन चलेगा अगेन 0 पुट किया तो 2, मतलब इसी पॉइंट से स्टार्ट होगा। तो अब ये वापस से ऐसे ऊपर जाएगा कहां तक, जब तक उसको x इक्वल टू 1 ना मिल जाए, क्योंकि ये ग्राफ x इक्वल टू 1 तक जा रहा था, 0 से लेके 1 तक। नाउ नेक्स्ट केस अगेन 3x, इसी का रेप्लिका विद अ सिमिलर स्लोप। तो जो हमने यहाँ पे बनाया था इसका स्लोप इंक्रीज करते हुए इस टाइप से प्लॉट कर देते हैं। अगर आप देख रहे होंगे तो आपको यहाँ पे समझेगा कि ये काइंड ऑफ सिमेट्रिक ग्राफ बना है। सिमेट्रिक अबाउट दिस पॉइंट 0,2। अब थोड़ा सा केयरफुली ऑब्जर्व करो, अगर मुझे कंटिन्यूटी डिस्कस करना है तो आई कैन से इट इज ऑलवेज कंटिन्यूअस। क्यों? क्योंकि कहीं भी मैं ग्राफ प्लॉट करूं डायरेक्टली प्लॉट हो रहा है, बट देयर इज अ लॉजिक विद डिफरेंशिएबिलिटी। वो लॉजिक क्या होगा, ये जो पॉइंट्स हैं ये सब इसके कॉर्नर पॉइंट है। कॉर्नर पॉइंट क्यों हो गए, बिकॉज यहाँ पे सडनली ग्राफ ने टर्न लिया है। यहाँ पे आ रहे थे स्लोप 3 का अचानक स्लोप 1 हो गया। जब स्लोप 3 से अचानक स्लोप 1 पे जाओगे तो एक शार्प एज बनेगा। तो ये शार्प एज की वजह से यहाँ पे क्या आ गया है नॉन डिफरेंशिएबल, यहाँ पे भी नॉन डिफरेंशिएबल, यहाँ पे भी नॉन डिफरेंशिएबल। तो आई कैन से ये जो फंक्शन है ये कंटिन्यूअस तो हमेशा रहेगा, कंटिन्यूअस फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, बट इट वुड बी नॉन डिफरेंशिएबल एट 3 पॉइंट्स व्हिच इज x इक्वल टू -1, x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू +1। चाहो तो इस चीज को थ्योरेटिकली भी चेक कर सकते हो। जब -1 पे डिफरेंशिएबिलिटी चेक करोगे तो LHD में इसको डिफरेंशिएट करोगे कितना आएगा -3, RHD में इसको डिफरेंशिएट करोगे आंसर आएगा -1। दोनों इक्वल नहीं होंगे। सेम विद दीस टू पार्ट्स, सेम विद दीस टू पार्ट्स। अब ये तो हुआ इसका थ्योरेटिकल टेक्निक। एक मैंने आपको बताया कि इसका कॉन्सेप्चुअल या फिर ओरल टेक्निक भी कर सकते हो। तो हमने कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी दोनों में एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि अगर कभी कोई फंक्शन बहुत सारे फंक्शन से मिलकर बनता है लाइक f of x plus g of x plus h of x, तो हर एक फंक्शन का इंडिविजुअल कंटिन्यूटी से भी हम उस पर कमेंट कर सकते हैं। कैसे? सपोज करें जो फंक्शन है f of x, मैंने बोला ये 3 फंक्शन से मिलकर बना है, mod of x plus 1, mod of x, mod of x minus 1। ठीक है, अगर मैं इंडिविजुअली हर एक पे कमेंट करूं तो आई नो इंडिविजुअली ये हर एक फंक्शन x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है, और अगर ये हर एक फंक्शन x बिलोंग्स टू रियल नंबर के लिए कंटिन्यूअस है मतलब जो अपना ओवरऑल फंक्शन है वो भी क्या हो गया कंटिन्यूअस। सेकंड पॉइंट ऑन डिफरेंशिएबिलिटी, जब मैं बात करूंगा डिफरेंशिएबिलिटी का तो आई नो कि मॉड फंक्शन जो है वो उसके क्रिटिकल पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होता। तो फर्स्ट फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट क्या आ गया, ये होगा -1। सेकेंड फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट ये होगा अपने पास 0। थर्ड फंक्शन का क्रिटिकल पॉइंट ये कितना हो जाएगा +1। मतलब ये फंक्शन जो है -1, 0 और +1 इन 3 पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं होने चाहिए थे, बाकी सब पे डिफरेंशिएबल होंगे, वही तो अपने को आंसर मिला है। तो फाइनली हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, इट इज कंटिन्यूअस फॉर ऑल x belongs to real number, it is differentiable for all x belongs to real number except -1, 0 and 1। इन 3 पॉइंट्स को छोड़ के ये हर जगह क्या होगा डिफरेंशिएबल। सो अगर आपका डिफरेंशिएबिलिटी में ऑलरेडी कमांड है, आप फंक्शन को देख के पहचान सकते हो तो हम डायरेक्टली ओरल टेक्निक ही यूज कर लेंगे, बट स्टिल अगर आपका उतना कमांड नहीं है तो आप इस टेक्निक को भी यूज कर सकते हो जहां आपने फंक्शन को सिंप्लीफाई किया एंड देन ग्राफिकली एंड थ्योरेटिकली दोनों ही मेथड से चेक किया कि अपने पास फंक्शन डिफरेंशिएबल था या फिर नहीं था। ओके, नाउ मूविंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। यहां पे बेसिकली अपने पास ये फंक्शन था mod of greatest integer of x into x and we need to check the differentiability in -1 to 2। ठीक है, अब यहाँ पे क्रिटिकल पॉइंट जो है उस पर जो डिपेंडेंसी है साथ में इस पे भी डिपेंडेंसी GIF पे, बिकॉज हमको पता है कि GIF इंटीजर पॉइंट्स पर अपना वैल्यू बदलता है। तो मैं यहाँ भी सेम चीज करूंगा, पहले तो मैं इस फंक्शन को सिंप्लीफाई करूंगा जितना पॉसिबल होगा। लाइक आई कैन राइट दिस फंक्शन एज f of x is equals to modulus of greatest integer x times x
और अब मैं इसको इंटरवल्स में ब्रेक करूंगा। कितने इंटरवल्स चाहिए वो डिसाइड करते हैं हम लोग। सबसे पहला -1 से स्टार्ट हुआ है तो -1 से लेके 0 तक तो एक केस होगा। नेक्स्ट 0 से लेके 1 तक, बिकॉज हम लोग को पता है कि इंटीजर्स पॉइंट पे ये ब्रेक होता है, 0 से लेके 1 तक सेकंड केस, एंड थर्ड 1 से लेके 2 तक, बिकॉज 2 पे ही रुक जाएगा अपने पास। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं ऑब्जर्व करूं, अच्छा यहाँ पे जो इक्वल टू है थोड़ा इन पे फोकस करना, ये इक्वल टू यहाँ की बजाय अगर हम यहाँ लगाएंगे तो बेटर रहेगा। यू विल गेट टू नो व्हाई। एंड आखिरी केस मुझे एक और लेना पड़ेगा x इक्वल टू 2। रीजन आपको समझेगा अभी जस्ट। देखो जब x का वैल्यू -1 से 0 तक रहेगा, ठीक है, इस 0 का इक्वल टू यहां से हटा देते हैं। जब x का वैल्यू -1 से 0 तक रहेगा तो उस केस में GIF का वैल्यू कितना आएगा, GIF विल बी -1, तो -1 इंटू x का मॉडुलस, तो क्या मैं इसको लिखूं, इट इज नथिंग बट मॉड x ओनली। क्यों, बिकॉज नेगेटिव रहेगा, बट आई नो कि मॉड के अंदर नेगेटिव लिखो तो पॉजिटिव बन जाता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है, नेक्स्ट व्हेन x लाइज फ्रॉम 0 टू 1, जब x 0 से 1 में होगा तो GIF ऑफ x कितना बनेगा, 0, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0, तो यहां पे कोई टेंशन नहीं है। नेक्स्ट व्हेन x लाइज फ्रॉम 1 टू 2, जब x का वैल्यू 1 से 2 तक होगा तो इसका वैल्यू क्या बनेगा, ये बनेगा अपने पास 1, तो उस केस में फंक्शन दिखेगा अपने को मॉड x। एंड द लास्ट केस व्हेन x इज इक्वल टू 2, तो एग्जैक्टली 2 पे तो ये 2 बनता है, तो इस केस में बन जाएगा अपने पास मॉड ऑफ 2x। सॉरी, नाउ फॉर दिस केस मुझे अब यहाँ पे ग्राफ चेक करना है कि इनके ग्राफ कैसे बनेंगे, बिकॉज मुझे कहीं कहीं हर एक फंक्शन का ग्राफ पता है, बट स्टिल वी नीड टू बी केयरफुल विद द स्लोप एंड विद द इंटरसेक्शन कि कहाँ पे कौन सा कर्व आ रहा है। सो स्टार्टिंग विद द फर्स्ट फंक्शन क्या दिया है, मॉड x फ्रॉम -1 टू 0। हमको पता है कि मॉड x वी शेप होता है, तो मैं मॉड x को प्लॉट करूंगा बट सिर्फ -1 से 0 में। सो सपोज करो यहां से अपना मॉड x आ रहा था 0 तक, तो दिस शुड बी द कर्व करस्पॉन्डिंग टू मॉड x। ठीक है, जिसमें यहां पे मैं पॉइंट लिख देता हूं, इट इज -1, 0, और ये जो पॉइंट होगा अपने पास ये होगा -1, 1। सो ये अपना फर्स्ट कर्व प्लॉट हुआ, जहां पे 0 पे ये इंक्लूड नहीं है बिकॉज 0 पे हमने इक्वल टू नहीं लगाया है। नेक्स्ट जब 0 से लेके 1 तक जा रहे हो तो फंक्शन क्या चल रहा है, आंसर 0 दे रहा है। सो 0 से लेके 1 तक योर आंसर इज 0, तो यहां से लेके एक यूनिट आगे आ गए, यहां तक आंसर चल रहा था 0, तो इसलिए मैंने उसको x एक्सिस पे ही कंटिन्यू रखा। नेक्स्ट जब x 1 से लेके 2 तक जाएगा, तो 1 से लेके 2 तक आंसर क्या है अपने पास, मॉड x। अब यहाँ पे केयरफुल रहना, बिकॉज जब 1 से लेके 2 पे जाना है तो अब जो ये ग्राफ है ये यहां से स्टार्ट होगा और 2 पे जाएगा। क्यों, बिकॉज आई नो कि जब मॉड x को प्लॉट करते हो तो ये मॉड x कुछ इस तरीके से आता था, तो उसका मैंने ये वाला पार्ट बनाया है फ्रॉम 1 टू 2। ये पॉइंट रहेगा 1, 1, दिस पॉइंट शुड बी 2, 2, अगेन यहाँ पे आप लगा दोगे 2। ओके, नेक्स्ट जब x इक्वल टू एग्जैक्टली 2 है, ठीक है, तो आई नो कि यहाँ पे इक्वल नहीं था, मतलब ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, हॉलो आ जाएगा। जब x इक्वल टू एग्जैक्टली 2 है तो फंक्शन ये चल रहा है, 2 पुट करो आंसर क्या आ जाएगा 4, तो एग्जैक्टली 2 पे आंसर आना चाहिए 4, मतलब ये कहीं यहाँ पे लाई करेगा। सो दिस वाज 1, यहाँ पे कहीं आएगा अपने पास 4, लेट देम बी 2 and 3। अब ग्राफ को समझने का ट्राई करना। सबसे पहले अपने पास यहां से स्टार्ट किया, 0 से या -1 से 0 तक स्मूथली गए, 0 पे अपना जंप था, बट 0 पे जो जंप था वो उसको इसने फुलफिल कर दिया, तो अब यहाँ पे मैं इसको सॉलिड कर देता हूँ, बिकॉज ये 0 इस पे सेटिस्फाई कर जाएगा अपने पास। ठीक है, नेक्स्ट 1 में यहाँ पे अपने पास जो है ये हॉलो है और 1 यहाँ से स्टार्ट हुआ है। ठीक है, अब ग्राफ को समझते हैं। जब हम -1 से स्टार्ट करेंगे तो -1 से कंटिन्यू होते हुए यहाँ से लेके यहाँ तक ग्राफ तो स्मूथली मिल जाएगा अपने को, बट जैसे ही 1 पहुंचेंगे तो 1 पे हमको एक जंप करना पड़ेगा, जंप करने के बाद यहाँ पहुंचेंगे तो यहाँ कंटिन्यूटी ब्रेक होगी। ठीक है, नेक्स्ट अगेन 2 तक जाएंगे, 2 पे वापस से जंप करना पड़ेगा। सो नाउ हमको डिस्कस तो करना था डिफरेंशिएबिलिटी, बट मैंने ऑब्जर्व किया कि ये फंक्शन तो 2 पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस ही है। जिस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस होता है वहां तो फॉर श्योर डिफरेंशिएबिलिटी नहीं होती है अपने पास, तो एक चीज तो कंफर्म कि 1 और 2 इन दोनों पे तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं होगा। ठीक है, बिकॉज यहाँ पे कंटिन्यूअस ही नहीं है। अब बचता है शार्प एज, तो शार्प एज मुझे एक जगह दिख रहा है, दैट इज 0, तो क्या आई कैन से दिस फंक्शन विल बी नॉन डिफरेंशिएबल, दिस फंक्शन विल बी नॉन डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू कौन कौन से पॉइंट पे, एक तो रहेगा 0 बिकॉज ऑफ शार्प एज, नेक्स्ट रहेगा अपने पास 1 बिकॉज यहाँ पे कंटिन्यूटी ब्रेक हो गई, एंड लास्ट रहेगा अपने पास 2, अगेन द रीजन बी यहाँ पे कंटिन्यूटी अपने पास ब्रेक होगी। सो
these are the points जहां पे फंक्शन क्या होगा, नॉन डिफरेंशिएबल. रेस्ट एट ऑल द पॉइंट्स दिस फंक्शन विल बी डिफरेंशिएबल फ्रॉम -1 to 2. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. सो यहाँ पे बोलते हैं कि f of x इज अ फंक्शन जिसको दो पार्ट में ब्रेक किया गया था. 0 से 2 में it is a times of root x plus 2 and from 2 to 5 it is bx plus 2. It is differentiable for all x belongs to 0 to 5. Then we need to find the value of twice a plus b. Okay. Now इस टाइप के क्वेश्चन में लास्ट लेक्चर में भी किया था, जहां पे फंक्शन डिफरेंशिएबल होता है हमको आर्बिट्री कांस्टेंट का वैल्यू निकालना होता है. मैंने आपको बताया था इसमें एक चीज ध्यान रखना, यहाँ पे डिफरेंशिएबिलिटी के साथ साथ कंटिन्यूटी भी इंपॉर्टेंट है. द रीजन बीइंग कि अगर किसी पॉइंट पे फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो कंटीन्यूअस तो होगा, तभी डिफरेंशिएबल की कंडीशन बनती थी. सो ऐसे केस में हम लोग क्या करते थे, सबसे पहले चेक करते थे डिफरेंशिएबिलिटी एट किस पॉइंट पे जहां पे फंक्शन चेंज हुआ. तो इसको मैं कर दूंगा x इक्वल टू 2. और मैंने आपको बताया था कि ऐसे केसेस में डायरेक्टली चेक करना, बिकॉज यहाँ पे हमको LHD RHD कॉन्सेप्ट यूज नहीं करना होगा. हमको ऑलरेडी दे रखा है कि डिफरेंशिएबल है, तो मैं क्या करूंगा, 2 से पहले जो फंक्शन है उसको भी डिफरेंशिएट कर दूंगा, 2 के बाद जो फंक्शन है उसको भी डिफरेंशिएट कर दूंगा, दोनों को इक्वेट कर दूंगा. ठीक है. a टाइम्स ऑफ रूट x प्लस 2 का डिफरेंशिएशन, तो ये आएगा a अपॉन 2 टाइम्स रूट x प्लस 2. बेसिकली इट इज नथिंग बट ये हमने यूज किया है पावर रूल. x प्लस 2 की पावर 1/2 होगा, तो पहले 1/2 आगे अपॉन में आ जाएगा पावर 1/2. कब, when x lies from 0 to 2. एंड इसका डिफरेंशिएशन bx प्लस 2 का डिफरेंशिएशन, तो 2 का तो 0 हो गया, bx का डिफरेंशिएशन इज b, ये हो जाएगा अपने पास 2 से लेके 5 तक. नाउ अब आई नो कि अगर फंक्शन 2 पे डिफरेंशिएबल है, दोनों वैल्यू एग्जैक्टली सेम होना चाहिए. दैट मीन्स a अपॉन 2 टाइम्स रूट x प्लस 2 इज इक्वल्स टू b. ये बनेगा अपना कंडीशन. सो लेट दिस बी फर्स्ट कंडीशन. अच्छा, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे एट x इक्वल्स टू 2, तो मुझे x को 2 भी पुट करना चाहिए. जब हम x को 2 पुट करेंगे तो ये बनेगा रूट 4 इज 2, मतलब कंडीशन बनेगा a इज इक्वल टू 4 टाइम्स ऑफ b. अगेन अगर दो अननोन है तो आई नीड एटलीस्ट 2 इक्वेशंस. तो ये अपना एक इक्वेशन हुआ. सेकंड इक्वेशन कहां से आएगा, वही कंडीशन जो हमने अभी डिस्कस किया कि अगर फंक्शन 2 पे डिफरेंशिएबल है तो इट शुड बी कंटीन्यूअस एट x इक्वल्स टू 2. तो अब इसी को x इक्वल टू 2 पे कंटीन्यूअस भी दिखाते हैं. कंटिन्यूटी के लिए हम लोग क्या बोलते थे, LHL should be equal to RHL should be equal to value of function at that point. इस केस में जब RHL डिस्कस करोगे या वैल्यू ऑफ फंक्शन, दोनों के लिए फंक्शन सेम चल रहा है, तो मैं डायरेक्टली LHL इक्वल टू RHL कर देता हूँ. LHL का मतलब हुआ लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 माइनस f of x. दिस शुड बी इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 प्लस f of x. जब 2 माइनस f of x की हम लोग बात करेंगे, तो जब x का वैल्यू 2 से छोटा है तो फंक्शन क्या चलेगा, a टाइम्स ऑफ रूट x प्लस 2. दैट मीन्स इट इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2 a टाइम्स ऑफ रूट x प्लस 2 इज इक्वल टू लिमिट एक्सटेंडिंग टू 2. अब RHS के लिए क्या हो जाएगा, जब 2 से बड़ा वैल्यू है, सो ये हो जाएगा bx प्लस 2. नाउ दोनों में डायरेक्टली 2 पुट कर सकते हैं. सो यहां बनेगा अपने पास 2a इज इक्वल टू, यहां पुट किया 2b प्लस 2. 2 से 2 कैंसिल, तो a इज इक्वल टू b प्लस 1. ये आएगा अपना नेक्स्ट इक्वेशन. नाउ इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों को साइमल्टेनियसली यूज करते हैं. तो मैं एक काम करता हूं, a की जगह 4 भी पुट कर दूं. जब यहाँ पे a की जगह 4 भी पुट करूंगा तो मुझे मिलेगा b इक्वल्स टू 1/3. ये हो गया अपना b का वैल्यू. और जब b का वैल्यू पुट कर देंगे तो यहाँ से a का वैल्यू क्या मिल जाएगा, दैट इज नथिंग बट इक्वल्स टू 4/3. सो दिस इज द क्वेश्चन जो हमने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था, जिसमें आर्बिट्री कांस्टेंट होते हैं. जब भी क्वेश्चन में आर्बिट्री कांस्टेंट आएगा तो हम लोग सिर्फ डिफरेंशिएबिलिटी नहीं कंटिन्यूटी भी यूज करेंगे. बट इसी चीज में एक चीज ध्यान रखना कि अगर क्वेश्चन में सिर्फ कंटिन्यूटी बोला है तो फिर इस कंडीशन को यूज मत करना. When differentiability is given, so we can use continuity as well as differentiability. But when continuity is given, so we should only use continuity basically. Okay, so this was all about LCD, which is limit, continuity as well as differentiability. तो आज हमने differentiability complete कर लिया है. Now अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करेंगे न्यू टॉपिक विच इज एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन. वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग टॉपिक, बिकॉज उसको डायरेक्टली आप रियल लाइफ एग्जांपल से रिलेट कर सकते हो, जिसके कुछ पार्ट्स रहेंगे. वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर. ठीक है. सो
यहाँ पे अपना डिफरेंशिएबिलिटी हम कंप्लीट करते हैं. नेक्स्ट टाइम विल स्टार्ट विद एओडी, एप्लीकेशन ऑफ डिफरेंशिएशन.